वेलकम स्टूडेंट, मैं हूँ टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर मेगर। मेगर के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो मेगर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके माध्यम से हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजरमेंट किया जाता है। तो जब भी आपको केबल का हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजरमेंट करना हो तो आप किसका यूज करेंगे दोस्तों? मेगर का यूज करेंगे। तो मेगर से क्या मेजरमेंट किया जाता है? मेजर से मेजरमेंट किया जाता है हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजरमेंट किया जाता है दोस्तों। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया मेजरमेंट में, ये मेन है दोस्तों। मेगर से हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजरमेंट किया जाता है, वो भी केबल का। ठीक है, केबल के अंदर फॉल्ट होता है और उसका हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस यदि मेजरमेंट करना है आपको, तो आपको मेगर का यूज करना होगा। मेगर से दूसरा है पॉइंट, कंटिन्यूटी टेस्ट भी किया जाता है। यदि आपके घर की जो वायरिंग है, आपके घर की वायरिंग का कनेक्शन किया हुआ है और उसकी कंटिन्यूटी चेक करना है कि प्रॉपर वे से आपने कनेक्शन किया है या नहीं किया है, तो वो किससे चेक होगा दोस्तों? वो मेगर से होगा। तो मेगर से फर्स्ट पॉइंट तो हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजरमेंट किया जाता है। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन कवर अप किए जाते हैं। मतलब कोई ना कोई एग्जाम, चाहे वो कंपटीशन हो, चाहे आईटीआई हो, चाहे पॉलिटेक्निक, चाहे बीई एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम में यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन उठाकर जरूर दिया जाता है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। मेगर का यूज हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। सेकेंड पॉइंट, कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए भी यूज किया जाता है। यदि आप अपने घर की हाउस वायरिंग करेंगे और आपको वहां पर कंटिन्यूटी चेक करना है कि प्रॉपर वे से कनेक्शन किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, तो वो किससे चेक करेंगे? आप मेगर से चेक करेंगे। तो मेगर से मुख्यतः दो चीजों में इसका यूज किया जाता है। पहला तो हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए, सेकेंड पॉइंट है कंटिन्यूटी टेस्टिंग के लिए। अब ये जो मेगर का जो कंस्ट्रक्शन होता है दोस्तों, ये किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है? एग्जाम में पूछा जाता है कि मेगर किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, ये कौन से टाइप में आता है। तो मेगर जो है, यह मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट है। दिस इज कॉल्ड एमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो यह मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट की श्रेणी में आता है। ये किस वर्ग में आता है दोस्तों? आपको बताया गया है कि यह मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट की श्रेणी में आता है। इसके 3 पॉइंट बताया दोस्तों, और ये तीनों पॉइंट एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। चलिए इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि मेगर का कंस्ट्रक्शन किस टाइप से होता है। तो इसमें जब आप देखने को शायद मिला होगा, आपने प्रैक्टिकल किया होगा, तो प्रैक्टिकल में हमने केबल का इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक किया था जीरो और इंफिनिटी के बीच में। तो ये वही चीज है दोस्तों। केबल का हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए मेगर का यूज किया जाता है। और जब हम प्रैक्टिकल करवा रहे थे आपको, तब भी हमने मेगर का प्रैक्टिकल आपको करवाया था। तो मेगर का प्रैक्टिकल दोस्तों हमने यदि जिसने नहीं देखा होगा या जिसने नहीं किया है, तो इसी चैनल में आपको मेगर का प्रैक्टिकल किया हुआ वीडियो मिल जाएगा दोस्तों, वहां से आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं दोस्तों। चलिए इसका कंस्ट्रक्शन कैसा कैसा होता है, इसका एक देखते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन सेम मिलेगा आपको, जैसे आपने मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट देखा था और उसका जैसा कंस्ट्रक्शन था, वैसा ही मेगर का भी कंस्ट्रक्शन आपको मिलेगा। मेगर की बात यही है कि इसका जो स्केल होता है, एक साइड इंफिनिटी ओम और एक साइड जीरो ओम होगा दोस्तों। इसका कंस्ट्रक्शन आप यदि देखते हैं, तो यहाँ पर जी जो लिखा है, ये एक प्रकार का डीसी जनरेटर है। यहाँ पर जी लिखा हुआ है दोस्तों, ये डायग्राम में देख रहे होंगे आप। ये जो जी लिखा है, ये एक प्रकार का डीसी जनरेटर है। और ये हैंडल वाला है दोस्तों, जिसे आप कहते हैं हस्तचलित। हैंडल वाला है, हस्तचलित डीसी जनरेटर है। इसके हैंडल को 160 आरपीएम में घुमाना पड़ता है। तो वर्तमान समय में आपको जो जनरेटर प्राप्त होगा, ये जनरेटर प्राप्त होगा दोस्तों आपको डिजिटल टाइप का मिलेगा। आपको कहने का मतलब, उसमें ऑटोमेटिक फंक्शन होता है। दो बटन मिलेगी आपको प्रेस करने के लिए। इन दोनों बटन को आप प्रेस करेंगे तो ये प्रॉपर वे में वर्क करेगा। मतलब इसके अंदर पहले से ही बैटरी लगा हुआ है। लेकिन जब आप हस्तचलित जो मेगर का यूज करेंगे, उसमें जनरेटर का एक हैंडल होता है और उस हैंडल को 160 आरपीएम की स्पीड में घुमाना होता है। तब ही ये डीसी जनरेटर, इसको कहते हैं
हैंड ड्राइव डीसी जनरेटर दोस्तों। और ये हैंड ड्राइव जो डीसी जनरेटर है, इसके हैंडल को हमें क्या करना पड़ता है, घुमाना पड़ता है। तो इसके हैंडल को घुमाने के लिए कितने आरपीएम में रोटेट करती है ये जनरेटर, 160 आरपीएम में रोटेट कराना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा इसके हैंडल को। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है कई बार कि मैगर का जो हैंडल होता है उसको कितने आरपीएम में घुमाया जाता है, तब वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। तो 160 आरपीएम में इसको हम क्या करते हैं दोस्तों, रोटेट करते हैं। दिस इज कॉल्ड जनरेटर। तो हैंडल ड्राइवन डीसी जनरेटर है दोस्तों ये। इसकी रेटिंग जो होती है ये होती है 240 वोल्ट से 500 वोल्ट। ठीक है, 240 ओम से 500 ओम तक होगी दोस्तों, यहाँ पर ओम होगा ये। और 11 किलो ओम से, ठीक है, ये 2500 किलो ओम तक, मतलब 1000 से 2500, मतलब 11 तक इसका यूज किया जाता है। तो 240 वोल्ट, 240 वोल्ट मतलब कि ये 500 वोल्ट जो ओम के लिए डिजाइन किया जाता है, अक्सर आपको देखना पड़ेगा तो मिलेगा 500 वोल्ट तक के लिए मिलेगा। दोस्तों ध्यान रहे, ये जो ओम लिखा हुआ है ये वोल्ट है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर ये जब इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो इसमें दो कॉइल होती है। एक तो कॉइल होगी आड़ी और खड़ी में, तो ये आड़ी और दोनों दूसरी कॉइल है, ये खड़ी कॉइल है दोस्तों। तो ये जो कॉइल जहां यूज किया गया है, ये एक प्रकार की मूविंग कॉइल है, मतलब ये अपनी जगह पर क्या होती है, रोटेट होती है। दिस इज कॉल्ड मूविंग कॉइल। ये मूविंग कॉइल चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, मतलब एन पोल और एस पोल के बीच में रखा हुआ है दोस्तों। तो ये है परमानेंट मैग्नेट। मतलब कंस्ट्रक्शन कैसा है इसका, परमानेंट मैग्नेट का कंस्ट्रक्शन है। और परमानेंट मैग्नेट बना होता है दोस्तों एल्निको का बना होता है। माइक को म्यूट कर दें दोस्तों, ज्यादा अच्छा होगा। इसमें जो कंस्ट्रक्शन मिलेगा आपको, ये कंस्ट्रक्शन मूविंग कॉइल का बना है और परमानेंट मैग्नेट के बीच में यहाँ पर रखा हुआ है। कोई स्टूडेंट है दीपक ठाकरे, आप अपने माइक को म्यूट करें। दीपक ठाकरे, मैं फिर से सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने माइक को म्यूट कर दें। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको सेम कंस्ट्रक्शन मिलेगा जैसे मूविंग कॉइल का है, वैसा ही कंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। तो ये दोनों कॉइल एक दूसरे के 90 डिग्री में होते हैं, मतलब दोनों के बीच का कोण कैसा होगा, 90 अंश का होगा। इस पॉइंट पर भी 90 अंश का होगा, इस पॉइंट पर भी 90 डिग्री, मतलब चारों कोने में देखेंगे आप तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इसका जो कनेक्शन होगा दोस्तों, जब आर इज इक्वल टू, जब R इज इक्वल टू इंफिनिटी दिखा है आपको, तो ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। और जब R इज इक्वल टू 0 दिखा है तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। स्क्रीनशॉट लेकर भेज दीजिएगा दोस्तों मुझे। तो R इज इक्वल टू इंफिनिटी दिखाएगा तो एस कॉल्ड ओपन सर्किट बिहेवियर, और R इज इक्वल टू 0 दिखाए तो ये शॉर्ट सर्किट बिहेवियर। इसका कंस्ट्रक्शन ऐसा है कि ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, परमानेंट मैग्नेट के बीच में रखा हुआ है। अब परमानेंट मैग्नेट के बीच में मूविंग कॉइल लगा हुआ है। ये मूविंग कॉइल जैसे जैसे आप इसको सप्लाई से जोड़ते हैं, वैसे ही ये मूविंग कॉइल मूवमेंट करने लगती है। तो मूवमेंट करने के लिए R1 रेजिस्टेंस एक कनेक्ट किया गया है जिससे I1 करंट फ्लो होगी। तो ये जो मूविंग कॉइल है, ये मूविंग कॉइल ए ए सिरे से करंट फ्लो होगी और ये जो है अपनी जगह से विक्षेप होगी। तो इसका कनेक्शन किससे होगा, स्केल से होगा। मतलब ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर कोई स्केल है और इस स्केल में एक साइड इंफिनिटी, एक साइड इंफिनिटी और एक साइड जीरो मिलेगा आपको दोस्तों, इस टाइप से आपको मिलेगा। तो ये जो है यहाँ पर जब ए और बी, तो ए मूविंग कॉइल और बी मूविंग कॉइल, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। तो जितने एंगल से ये डिफ्लेक्ट करेगा, डिफ्लेक्शन होगा, तो वो थीटा एंगल होगा दोस्तों। तो वही थीटा एंगल से हम 90 डिग्री से या तो घटाएंगे या फिर उसमें ऐड करेंगे दोस्तों। इस तरीके से उसमें जितना मान निकलेगा, सिरा एक्स और सिरा वाई, तो सिरा एक्स से कनेक्ट होगा मूविंग कॉइल ए, सिरा वाई से कनेक्ट होगा मूविंग कॉइल बी। तो मूविंग कॉइल एक्स से जब कनेक्शन होगा तो ये दोनों जिस एंगल में डिफ्लेक्शन करेंगे, स्वाभाविक सी बात है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में, किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कंडक्टर को घुमाया जाए तो उसमें क्या हो जाएगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा दोस्तों। तो ये डिफ्लेक्शन जो है मूविंग कॉइल टाइप जो कंस्ट्रक्शन होता है उस टाइप से
इंस्ट्रूमेंट का कंस्ट्रक्शन मेगर का भी होता है। लेकिन वर्तमान समय में अभी जो डिजिटल मेगर आ रहा है, वो डिजिटल मेगर आपको देखने मिलेगा जिसके अंदर बैटरी पहले से इंस्टॉल की हुई है, तो उसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा दोस्तों, याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें कंट्रोलिंग टॉर्क की आवश्यकता नहीं होती। मेगर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, मूविंग कॉइल टाइप का इंस्ट्रूमेंट, जिसमें कंट्रोलिंग टॉर्क की आवश्यकता नहीं होती दोस्तों। और मेगर मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मेगर किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है। तो मेगर मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें दोनों कॉइल क्या होती है, एक दूसरे के अपोजिट फोर्स लगाती है। ये जो कॉइल है, कॉइल ए और कॉइल बी, मूविंग कॉइल ए और मूविंग कॉइल बी, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे कभी भी। तब यहाँ पर जीरो और इन्फिनिटी की पोजीशन, रेजिस्टेंस आर का मान जीरो और इन्फिनिटी, दोनों सिचुएशन क्रिएट होती है। क्योंकि इसका स्केल कैसा मिलेगा आपको, एक साइड इन्फिनिटी मिलेगा और एक साइड जीरो से, मतलब एक साइड लेफ्ट हैंड साइड जीरो से स्टार्ट होती है, दूसरे साइड इन्फिनिटी से खत्म होती है। तो इन्फिनिटी और जीरो के बीच में मिलेगा दोस्तों इसका स्केल। तो इसमें कंट्रोलिंग टॉर्क की आवश्यकता नहीं होती। और इसका जो कॉइल है ए और बी, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स को क्रिएट करते हैं। तब यहाँ पर टॉर्क कैसे क्रिएट होता है दोस्तों, तो टॉर्क कैसे क्रिएट होता है ये देखेंगे। तो टॉर्क कैसे क्रिएट होगा, इसका इक्वेशन स्टेप से बनता है। इसमें इक्वेशन स्टेप से बनता है, देखिए यहाँ पर जो फोर्स क्रिएट होता है, एक लेफ्ट साइड और दूसरा राइट साइड, दोनों के बीच का जो डायरेक्शन होगा कॉइल ए का और कॉइल बी का, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से ये अपनी जगह से पॉइंटर डिफ्लेक्ट करने लगता है। और कंट्रोलिंग टार्क की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होने के कारण ही कंट्रोलिंग टार्क की आवश्यकता नहीं होती। यदि आप डिफ्लेक्टिंग टार्क और डैम्पिंग टार्क और कंट्रोलिंग टार्क के बारे में पिछली वीडियो में मैंने पढ़ाया है, यदि आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कंट्रोलिंग जो टार्क, डिफ्लेक्शन टार्क क्रिएट होता है, वो होता है बी आई एल साइन थीटा। तो हमें मालूम है ये जो है मूविंग कॉइल टाइप का इंस्ट्रूमेंट, ये मोटर के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो डीसी मोटर के प्रिंसिपल पर वर्क करता है, इसका मतलब यही है कि यहाँ पर जो फोर्स उत्पन्न होगा उसमें एंगल कितना होगा, तो ये हो जाएगा बी आई ए एन साइन 90 माइनस थीटा। तब फर्स्ट इक्वेशन बनेगा साइन 90 माइनस थीटा, मतलब होता है कॉस थीटा दोस्तों। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा में कन्वर्ट, ए और एन जैसा का वैसा रहेंगे, बी भी जैसा का वैसा रहेगा, आई वन जैसा का वैसा रहेगा। तो टीडी का फार्मूला हुआ बी आई वन ए एन कॉस थीटा, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। सेकेंड होगा दोस्तों, सेकेंड होगा टी डी टू बी आई टू ए एन साइन फाइव। तो यहां पर क्या होता है, हमें मालूम है जब टी डी वन इज इक्वल टू टी डी टू हो जाएगा, तो यहाँ पर पॉइंटर क्या हो जाएगा, स्टेशनरी हो जाएगा, मतलब पॉइंटर क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा दोस्तों। हमने मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट में पढ़ा है, डिफ्लेक्टिंग टार्क कंट्रोलिंग टार्क के बराबर हो जाए तो पॉइंटर अपने आप जगह पर रुक जाता है। वैसे ही यहाँ पर भी डिफ्लेक्टिंग जो टार्क है वो कंट्रोलिंग टार्क के बराबर हो रहा है। कहने का मतलब TD1 और TD2 ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स क्रिएट कर रहे हैं। तो यदि इसका जितना फोर्स होगा उतना फोर्स इसका भी डेवलप होगा। तो यहाँ पर TD1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, TD2 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर पॉइंटर स्थिर हो जाएगा। यदि इसको इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड मान के सॉल्व करते हैं, तो हमें आगे चल के एक इक्वेशन इस टाइप से प्राप्त होगा। तो इक्वेशन सेकेंड और फर्स्ट को जब आप सॉल्व करेंगे तो बी दोनों में है, आई वन आई टू अलग अलग है, ए एन दोनों में दिया हुआ है, एक में कॉस फाइव और दूसरे में साइन फाइव दिया हुआ है। कहने का मतलब ये है, जब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को सॉल्व करेंगे हम, तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, और आई वन और आई टू दोनों साइड है तो बच जाएंगे साइन फाइव, साइन थीटा और कॉस थीटा बच जाएंगे दोस्तों। हमारे पास सिर्फ इतना बचेगा, आई वन कॉस फाइव इक्वल आई टू साइन फाइव।
जब आप कैलकुलेशन करेंगे I1 अपान I2 को अंश अपान हर में करेंगे, ये अंश हो जाएगा और ये हर हो जाएगा दोस्तों, तो साइन थीटा अपान कॉस थीटा हो जाएगा, जिसे कहते हैं टेन थीटा। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल बन जाएगा, ये एंगल कितना बनेगा दोस्तों, ए और बी, मूविंग कॉइल ए और बी के बीच का जो एंगल बनेगा वो बनेगा टेन इनवर्स I1 अपान I2। ये थीटा एंगल के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। इसी थीटा एंगल के बारे में न्यूमेरिकल क्वेश्चन में भी आप इसे देख सकते हैं। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बात आती है कि मेगर का यूज कहाँ करते हैं हम, हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए। इसमें कंट्रोलिंग टॉर्क की आवश्यकता होती नहीं, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। कॉइल ए लेफ्ट साइड फोर्स लगाएगा तो कॉइल बी राइट साइड फोर्स लगाएगा, इसीलिए यहाँ पर कंट्रोलिंग टॉर्क की आवश्यकता नहीं होती। नोट में देखेंगे करेंट फ्लो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, I1 और I2 सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे। इसमें करेंट फ्लो का डायरेक्शन I1 और I2 सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे। टार्क ऑपरेटिंग अपोजिट साइड हो जाएगा। नो यूज इन कंट्रोलिंग टार्क, तो टार्क जो ऑपरेटिंग जो हो जाएगा उसका अपोजिट साइड में हो जाएगा, मतलब अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में टार्क क्रिएट होंगे। इसमें कंट्रोलिंग टार्क की आवश्यकता नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इसमें इंसुलेशन का रेजिस्टेंस मेजरमेंट किया जाता है, वो भी हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस मेजरमेंट किया जाता है मेगर से। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि यदि घर हाउस वायरिंग की यदि टेस्टिंग करना है, कंटिन्यूटी टेस्टिंग करना है हाउस वायरिंग की, तो आप हाउस वायरिंग की कंटिन्यूटी टेस्टिंग भी मेगर के माध्यम से कर सकते हैं। तो इतने मेन पॉइंट है दोस्तों, यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है। और बेसिकली मेन पॉइंट तो यही है एग्जाम में जो पूछा जाता है कि मेगर का यूज कहाँ किया जाता है। सेकेंड पॉइंट, इस कंटिन्यूटी टेस्टिंग में कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, तो वो है मेगर। थर्ड पॉइंट, मेगर किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, तो मेगर मूविंग कॉइल टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। डिफ्लेक्टिंग एंगल करेंट के रेशियो पर डिपेंड करता है। इसमें जो ये डिफ्लेक्टिंग एंगल होगा दोस्तों, ये करेंट के रेशियो पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर ए मूविंग कॉइल ए और बी के बीच में जो डिफ्लेक्शन होगा, ये जो डिफ्लेक्शन है दोस्तों, ये डिफ्लेक्शन किस पर डिपेंड करेगा, तो ये डिफ्लेक्शन हमेशा एंगल की करंट के रेशियो पर, मतलब ये करंट I1 और I2 के अनुपात पर डिपेंड करेगा डिफ्लेक्शन, याद रखिएगा। परमानेंट मैग्नेट वीक होने पर इसमें इसकी रीडिंग में एरर नहीं आता, ध्यान रखिए। ये N और S टाइप का परमानेंट मैग्नेट है, और परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं हम एलनिको का। एलनिको परमानेंट मैग्नेट किसके बने जाते हैं, एलनिको के दोस्तों। यदि ये परमानेंट मैग्नेट की जो पोल हैं ये यदि वीक हो जाए तो भी इसकी रीडिंग में एरर नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब किसी मोटर की टेस्टिंग करना है मेगर से, तो आप कैसे करेंगे, चलिए इसे देखते हैं। कोई भी यदि मोटर है और उस मोटर की आपको क्या करना है, टेस्टिंग करना है, तो आप कैसा करेंगे, कैसे कनेक्शन करेंगे, इसे देखते हैं दोस्तों। चलिए, किसी भी मोटर की यदि टेस्टिंग करना है तो मेगर से कैसा करेंगे आप, देखिए। मोटर की टेस्टिंग यदि मेगर से करना है तो यहाँ पर तीन वाइंडिंग आपको मिलेंगे, तीन फेज की वाइंडिंग मिलेगी, थ्री फेज की। ये आर वाई और बी स्टार कनेक्शन या डेल्टा कनेक्शन में हो सकती है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यदि मोटर में इस टाइप से दिया हो, जब रीडिंग आप देखेंगे तो इसको कैसा कनेक्शन करेंगे, R1 R2 हो जाएगा, ठीक है। ये Y1 और Y2 हो जाएगा, तो R1 जो है वो स्टार्टिंग सिरा होता है वाइंडिंग का, और R2 एंडिंग सिरा होता है दोस्तों, जिसे फिनिशिंग पॉइंट भी कहते हैं, एंडिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट। वैसे ही ये R फेस का हो गया, ये Y फेस की वाइंडिंग होगी, Y फेस की वाइंडिंग Y1 Y2 लिखा रहेगा। तो ये Y1 जो है वो स्टार्टिंग सिरा हो जाएगा और Y2 एंडिंग सिरा हो जाएगा, Y2 एंडिंग सिरा हो जाएगा और Y1 स्टार्टिंग सिरा हो जाएगा दोस्तों। मैं क्लियर करके सभी को बता दे रहा हूँ, ठीक है। वैसी तीसरी वाइंडिंग है तो B1 और B2 हो जाएगी स्टार्टिंग और एंडिंग। तो यहाँ पर रीडिंग में मेगर की रीडिंग को आप चेक करते हैं, जैसे ये कनेक्शन में देखेंगे आप, जब टर्मिनल को कनेक्शन करके देखेंगे तब क्या होगा, यदि इस मोटर की रीडिंग यदि आप टेस्टिंग करते हैं तो मोटर की रीडिंग यदि मेगा ओम में दिखाता है तब ये वाइंडिंग सही है, ध्यान से सुनिए। यदि मोटर की रीडिंग
मेगा ओम में दिखा है, तो वाइंडिंग क्या है मोटर की, सही है दोस्तों। हमारे वाइंडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फॉल्ट नहीं है, मोटर की वाइंडिंग में कोई फॉल्ट नहीं है। यदि मेगर रीडिंग किलो ओम में दिखाता है तो ध्यान से याद रखिएगा कि लीकेज है, कहीं ना कहीं फॉल्ट है वाइंडिंग में, मतलब वाइंडिंग का इंसुलेशन कहीं ना कहीं से पंचर है। यदि रीडिंग मेगर किलो ओम में दिखाता है तो लीकेज है, मतलब मोटर में कहीं ना कहीं फॉल्ट है दोस्तों। यदि रीडिंग दिखाता है जीरो ओम, यदि मोटर जीरो ओम की रीडिंग दिखाता है टर्मिनल में, यदि आप चेक करेंगे तो, और तो क्या होगा इसका कारण कि मोटर जल गई है। तो जली हुई मोटर में रीडिंग जीरो ओम दिखाए तो समझ जाना आप हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए यूज करते हैं मेगर का। और मेगर की टेस्टिंग में क्या करते हैं, मोटर की टेस्टिंग में मेगर का यूज कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर याद रखिएगा, यदि जीरो ओम दिखाता है तो मोटर जल गई है, किलो ओम दिखाता है तो लीकेज है मोटर में, वाइंडिंग में कहीं ना कहीं, मेगा ओम दिखाता है तो मोटर की वाइंडिंग बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसमें इसके कंस्ट्रक्शन को जान सकते हैं, और इस तरीके से आप इसको चेक भी कर सकते हैं दोस्तों। ये चेक करने का तरीका है। उसके बाद देखेंगे हम कि मेगर में जनरेटर कितने आरपीएम में होता है। तो मेगर का जनरेटर हमेशा 60 आरपीएम में होता है दोस्तों। मेगर का जनरेटर 160 160 आरपीएम में होता है, एग्जाम में पूछा गया है। मेगर का पहला स्केल 10 किलो ओम का होता है। मेन पॉइंट मैं कुछ इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा देता हूँ। मेगर का पहला स्केल 10 किलो ओम से स्टार्ट होता है दोस्तों, किलो ओम से स्टार्ट होता है, याद रखिएगा। और लास्ट में क्या मिलेगा आपको, इन्फिनिटी ओम मिलेगा। किलो ओम से स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी ओम मिलेगा दोस्तों। ये मेगर का पहला स्केल है। मेगर में कंट्रोलिंग स्प्रिंग का यूज नहीं करते, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है मेगर, तो क्या इसमें कंट्रोलिंग जो है कंट्रोलिंग टॉर्क का यूज करते हैं, तो कंट्रोलिंग टॉर्क का इसमें यूज करते हैं नहीं। तो कंट्रोलिंग टॉर्क किससे लगाते हैं हम, स्प्रिंग से लगाते हैं। तो मतलब ये हुआ कि कंट्रोलिंग टॉर्क का यूज ही नहीं करते तो स्प्रिंग भी नहीं लगाएंगे हम, तो यही बात होगी। ठीक है, मूविंग आयरन मूविंग कॉइल टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं इसमें आप यूज करेंगे दोस्तों। ठीक है, माइक को म्यूट कर लें, ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि रिकॉर्डिंग चालू है दोस्तों। मेगर मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है, याद रखिए। मेगर के टर्मिनल को शॉर्ट करने पर यह जीरो रीडिंग शो करता है। मेगर के टर्मिनल को यदि आप क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे आपस में, दोनों टर्मिनल को इस तरीके से आप शॉर्ट करेंगे, तो पहला टर्मिनल दूसरे टर्मिनल को शॉर्ट करेंगे दोस्तों, तो रीडिंग क्या दिखाएगा, यहाँ पर जीरो दिखाएगा। याद रखिएगा, ये कुछ की पॉइंट्स हैं, इनके बारे में भी याद रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। क्लियर है सभी को। मेगर में उसके टर्मिनल को शॉर्ट करने पर कितने रीडिंग दिखाता है, जीरो रीडिंग दिखाता है। इसके टर्मिनल को ओपन रखने पर यह इन्फिनिटी ओम दिखाएगा। तो कई बार मैं देखूंगा स्टूडेंट को समझ में आ जाता है कि यदि प्रैक्टिकल कर रहे हैं या प्रैक्टिकल इसके पहले कर चुके हैं जो स्टूडेंट, तो उनको इतना तो समझ में आ जाता है कि यदि मेगर के दोनों टर्मिनल को शॉर्ट करेंगे तो जीरो रीडिंग दिखाएगा, और यदि खुला छोड़ दिए तो इन्फिनिटी में पॉइंटर होता है, पॉइंटर इन्फिनिटी में होगा। तो ये जो चीजें हैं इन चीजों को आपको याद रखना पड़ेगा। किलो ओम से 10 किलो ओम से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी ओम तक इसके स्केल की रेंज होती है दोस्तों। इसके टर्मिनल को ओपन रखने पर यह अनंत रीडिंग शो करता है। एजिंग इफेक्ट के कारण यदि परमानेंट मैग्नेट वीक हो जाता है तो इसकी रीडिंग में एरर नहीं होता। तो यहाँ पर क्योंकि ये मूविंग कॉइल टाइप का इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों, इसीलिए इसमें एजिंग इफेक्ट होता है। और जितने भी मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे सब में एजिंग इफेक्ट होता है। तो इस एजिंग इफेक्ट के कारण इसकी रीडिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतनी ही रीडिंग बताएगा और सही सही रीडिंग बताएगा दोस्तों। तो ये है हमारा चैप्टर आज जो हमने पढ़ा मेगर के बारे में। क्योंकि मेगर जो ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करता है, और इसका सिंपल कंस्ट्रक्शन है दोस्तों। हम देखेंगे तो सिंपल कंस्ट्रक्शन है इसका। इस कंस्ट्रक्शन में यदि आप देखते हैं तो जो मूविंग कॉइल टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है वैसा ही कंस्ट्रक्शन इसका है, अलग से कोई अरेंजमेंट नहीं है। बस इसमें जो टार्क डेवलप होता है कॉइल ए और कॉइल बी के बीच में, वो टार्क आपको अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा।
जो टार्क डेवलप होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा। ए कॉइल का टार्क आपको यदि क्लॉकवाइज है तो बी टाइप का टार्क जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मिलेगा। ये इसका कारण यही है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर इसका जो स्केल है वो ये अपोजिट मिलेगा आपको दोस्तों। कैसे? 0 ओम से स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी ओम तक। चलिए इसका डायग्राम देखते हैं हम। डायग्राम कहाँ पर है? इसका डायग्राम को यदि देखें तो डायग्राम में आपको देखने ये मिल जाएगा यहाँ पर। ये डायग्राम है दोस्तों। तो ये इसका स्केल देखेंगे तो ये नीचे इसका स्केल लगा हुआ है। नीचे क्या लगा? इसका स्केल लगा हुआ है। तो स्केल में यदि देखते हैं तो स्केल में क्या मिलेगा आपको कि एक साइड 0 ओम लिखा हुआ है और दूसरे साइड इन्फिनिटी ओम लिखा हुआ है। और इसका फर्स्ट जो स्केल का जो लेफ्ट साइड से जो स्टार्ट हो रहा है वो 10 किलो ओम से स्टार्ट हो रहा है और इन्फिनिटी ओम तक पहुंच रहा है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंटर होता है, यही पॉइंटर कॉइल ए और बी में जो टार्क क्रिएट हो रहा है उसी टार्क के कारण यहाँ पर उत्पन्न होता है दोस्तों ये। तो जितने भी मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे, सभी मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट को हम क्या करते हैं यहाँ पर इसी तरीके से कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं। अब देखा जाए यहाँ